तो पैरावेट की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की लाइव क्लास ऑनलाइन क्लास की क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पौधा होता है एस्ट्रागेलस। एस्ट्रागेलस ये सेलिनीफेरस प्लांट है, ये आपको पता है। बिल्कुल सेलिनीफेरस प्लांट है। और सेलिनीफेरस प्लांट है तो बताइए किस प्रकार का है, ये ऑब्लिगेटरी है या फैकल्टेटिव है। आपको पता है इस पौधे को ज्यादा खाने पर पशुओं में सेलिनियम की अधिकता हो जाती है, मींस सेलिनियम टॉक्सिसिटी हो जाती है, सेलिनियम पॉइजनिंग हो जाती है। तीन तरह की बताई थी मैंने, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। इस क्रोनिक वाली को एल्कली डिजीज भी बोलते हैं, सब एक्यूट वाली को ब्लाइंड स्टेगर्स भी बोलते हैं। आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे। बिल्कुल ऑब्लिगेटरी है, सभी का सही है, ऑब्लिगेटरी। ये एस्ट्रागेलस पौधा ऑब्लिगेटरी सेलिनिफेरस प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, एक बीमारी है एक्जूडेटिव डाइथेसिस। एक्जूडेटिव डाइथेसिस, ये मुर्गियों में जो बीमारी होती है ये किसकी कमी से होती है? प्रीतम पटेल बताएं भाई। सेलिनियम, बिल्कुल सेलिनियम की कमी से होती है। जतिन सही है, सेलिनियम की कमी से होती है। अब सेलिनियम और विटामिन ई का तो कोई चोली दामन का संबंध है आपस में, यानी सेलिनियम और विटामिन ई, ज़्यादातर बीमारियां इनकी डेफिशिएंसी की होती सेम होती है। और सेलिनियम जो है कौन से एंजाइम का सहकारक है, ये और बता दीजिए। शंकर निनामा बताइए, सेलिनियम कौन से एंजाइम का सहकारक है? वो फैक्टर है, जल्दी बताएं। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज। ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज सुना होगा आपने, एक एंजाइम, बिल्कुल सही है। भाई ने बताया, मानसी सिंह ने बताया, महेंद्र रावत ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एफएसएच हार्मोन होता है, आपको पता है एंटीरियर पिट्यूटरी एग्रीपियूज से निकलते हैं। प्रोलैक्टिन है, एफएसएच है, एलएच है, टीएसएच है, एसीटीएच है, ग्रोथ हार्मोन है, ये सभी। तो इसमें एफएसएच रासायनिक दृष्टि से किस प्रकृति का होता है? किस प्रकृति का होता है, केमिकल नेचर किस प्रकार की होती है एफएसएच की? बताओ भाई। हाँ, ये एफएसएच जो होता है ये बिल्कुल सही है। नवीन मलिक ने बता दिया, ग्लाइकोप्रोटीन, पेट ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का तो प्रकृति का होता है। और आपको पता है ये पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? सेला टर्सिका, जो स्फिनोइड बॉन होती है तितली के आकार की, उसकी सेला टर्सिका जो गर्त होती है उसमें स्थित होती है, मटर के दाने जैसी होती है, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। पीयूष ग्रंथि किस पर नियंत्रण नहीं करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड किस पर नियंत्रण नहीं करती है? एड्रिनल मेडुला पर। एड्रिनल मेडुला के अलावा पीयूष ग्रंथि का सब जगह नियंत्रण होता है। इसके इस तरह से क्या होते हैं, तीन भाग होते हैं, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। ठीक है भाई, ये एडिनो हाइपोफाइसिस, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस, और ये पार्स इंटरमीडिया। ये वाला जो बीच वाला है ये एमएसएच निकालता है, एमएसएच मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये एमएसएच जो है मिलेनिन से संबंधित है, मिलेनिन के वर्णक का संश्लेषण। ठीक है, बाकी हार्मोन्स यहाँ है ही। इसमें जो प्रोलैक्टिन है, ये प्रोलैक्टिन है, ये किस प्रकृति का होता है बताएं भाई। प्रोलैक्टिन जो है किस प्रकृति का है, शुभम पाटीदार? प्रोलैक्टिन की प्रकृति बताएं। हाँ, ये प्रोटीन या एमिनो एसिड प्रकृति का होता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है प्रोलैक्टिन। और जो यहाँ से पोस्टीरियर से निकलते हैं ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ये ऑक्सीटोसिन को पिटोसिन कहते हैं और इसको पिट्रोसिन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरा प्रश्न है, ओडोंटोइड प्रवर्ध किस कशेरुका में पाया जाता है? ओडोंटोइड, ओडोंटोइड प्रवर्ध। ओडोंटोइड प्रोसेस कौन सी
बताएं भाई। ओडोंटोइड। नवीन मलिक गलत बता गया भाई। एक्सिस में होता है ये, एटलस में थोड़ी होता है। एटलस में तो कोई प्रोसेस ही नहीं होता है। एटलस जो वर्टिब्री होती है इस तरह से अंगूठी जैसी होती है हैं, और इसमें तो कोई खास संरचनाएं होती नहीं। इसकी न्यूरल कैनाल सबसे बड़ी होती है। हाँ, और इस पर तो फोविया डेंटिस जगह पाई जाती है जहां पर ये ओडोंटोइड एक्सिस का ओडोंटोइड प्रोसेस जो है ये संधि करता है एटलस जो वर्टिब्री है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न मेरा रहेगा आपसे, केलोमल। केलोमल बताइए किस रासायनिक पदार्थ का नाम है केलोमल? केलोमल। केलोमल बताएं किसका, किसका रासायनिक? वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस तो आ रही है, वॉइस तो आ रही है। मरकरी नहीं है भाई, केवल मरकरी नहीं है, मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड। हाँ भाई, Ag2Cl2 आ रही है भाई वॉइस तो, कैसे आप कंफ्यूज हो रहे हो? अगला प्रश्न, एक बीमारी है PSS, पोर्साइन स्ट्रेस सिंड्रोम। पोर्साइन स्ट्रेस सिंड्रोम सुना होगा आपने। और इस बीमारी को, हाँ, इस समस्या को क्या कहते हैं? फेटल सिनकोप भी कहते हैं। फेटल सिनकोप। ठीक है। और ये मोटे सूअरों में होती है। फैटी जो पिग्स होते हैं, फैटी पिग्स में ये बीमार, ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, पोर्साइन स्ट्रेस सिंड्रोम। और इन सूअरों में हाइपरथर्मिया होता है। ठीक है, कुछ बच्चे तो बताने भी लगे। इसमें क्या होता है, हाइपरथर्मिया हो जाता है, क्योंकि आपको पता है मोटापा होता है तो फैट की कवरिंग हो जाती है बॉडी के चारों तरफ, जिससे शरीर में से हीट लॉस नहीं हो पाता। हीट लॉस नहीं हो पाता तो शरीर के अंदर हीट या टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, यानी एक तरह से हाइपरथर्मिया हो गया। क्या हो गया? हाइपरथर्मिया हो गया। अब इससे क्या है, स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन आपको पता है कौन से? एड्रेनलिन है नॉर एड्रेनलिन है, एड्रिनल कोटे, एड्रिनल मेडुला से स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं, जिसके कारण कई बार इन सुअरों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। कैसी? सडन, अचानक डेथ, सडन डेथ हो जाती है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। हाँ, जो फैटी पिग्स में ये समस्या आ जाती है, पोर्साइन स्ट्रेस सिंड्रोम। नेक्स्ट मेरा प्रश्न रहेगा, जो एक सांप होता है वाइपर, ये छत्तीसगढ़ में भी पूछा गया है क्वेश्चन। वाइपर और एक होता है कोबरा। तो देखिए, इनका ध्यान रखना आप। वैसे कोबरा का जो विष होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, ज्यादा न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी नींद आने लगती है। नाग जो किंग कोबरा होता है या कोबरा, और वाइपर का जो विनम होता है, जहर होता है, करेत बोलते हैं इसको वाइपर को, ये होता है हिमेटोटॉक्सिक। ये होता है हिमेटोटॉक्सिक। काफी बच्चों का ये गलत हुआ था, अपने बुक में भी ये क्लियर क्लियर लिखा हुआ है, और ये बताया भी था मैंने। वाइपर का जो है हिमेटोटॉक्सिक, यानी ये आरबीसी को तोड़ता है। ये वाइपर का जो विष होता है ये एंटीकोगुलेंट प्रकृति का होता है, नेक्रोटाइजिंग होता है। जहां पर इसने काट लिया, जहर आ गया, वो नेक्रोसिस भी करता है। तो ध्यान रखना, कोबरा और वाइपर के विष में फर्क। नेक्स्ट है, अगला स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डोहले बॉडीज। डोहलेज बॉडीज सुना होगा आपने, थोड़ा डीप में पढ़ा होगा तो। डोहले, डोहलेज बॉडीज, ये बताइए ये कौन सी, हाँ, कौन सी कोशिकाओं में, कौन सी सेल्स के अंदर बनती है डोहले बॉडीज? सेल्स में। आपने बीमारी का नाम बता दिया, डॉयल नहीं है, डॉयल्स डिजीज ने, डोहले है ये। देखिए, ये रानीखेत में नहीं, ये हम कह रहे हैं बेसोफिल्स में बनती है, बेसोफिल्स में। और वास्तव में ये बेसोफिल्स में क्या है, जो ईआर होती है ना, उस ईआर के, ये आरईआर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसके फ्रेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनको डोले बॉडीज कहते हैं। और ये जो डोले बॉडीज कब दिखाई देती है?
मान लीजिए बर्न्स हुआ है, यानी कोई टिश्यू है वो जला है बर्न्स की कंडीशन में, या फिर यूं कहूँ कोई इन्फेक्शन हो गया सीवियर इन्फेक्शन की कंडीशन में, या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है। कैसा ट्रॉमा? फिजिकल। फिजिकल मतलब कहीं एक्सीडेंटल या चोट आई है, तो उस कंडीशन में ये डोहली बॉडीज किसमें पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं बेसोफिल्स में, ध्यान रखना। और ये ईआर का टूटा हुआ भाग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडो। तो डोहली बॉडीज का ध्यान रखना, बर्न्स में, फिजिकल ट्रॉमा में, या फिर सीवियर इन्फेक्शंस में ये ईआर का टूटा हुआ रूप होती है, और बेसोफिल्स में ये एक तरह से डायग्नोस्टिक टूल समझ लीजिए। अगला प्रश्न, क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी थी? क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी बताएं भाई, क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी थी? क्लोनल वर्ण या क्लोनल चयन सिद्धांत, आशीष चौधरी, नवीन मलिक। दीपक पाटीदार को नहीं आता? अच्छा नहीं आता। बर्नेट ने दी थी भाई। किसने दी थी? बर्नेट ने। बर्नेट ने क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी थी? बर्नेट भाई ने बताया। बर्नेट, वाह। बर्नेट, ठीक है। हाँ, डोंट नो। तो बताओ, आनुवांशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया था? सिंपल है, आनुवांशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत। क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी तो दी थी बर्नेट ने, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, आनुवांशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया था? अरे सिंपल सा है ये तो बता दो। आनुवांशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत, अरे एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था उसने तो। ये नारायणी मेडिकोज कैसे लिख रहा है? बीडल और टाटम ने क्या दिया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था। आनुवांशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत दिया था बिल्कुल नवीन मलिक ने बता दिया, सटन और बोवेरी ने। सटन व बोवेरी ने। और जो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? बीडल और टाटम ने। बीडल और टाटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत बीडल और टाटम ने दिया था। आनुवांशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत सटन और बोवेरी ने दिया था। हाँ बताइए, माइटोसिस की खोज किसने की थी? सेकंड टाइम पूछ रहा हूँ, माइटोसिस यानी गुणसूत्र समसूत्री विभाजन की खोज। हाँ नहीं बता पा रहे। नवीन मलिक बिल्कुल सही है। मानसी सिंह, वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। फार्मर और मूरे ने मियोसिस की थी। हाँ भाई। अगला प्रश्न आपसे रहेगा हमारा। हाँ बिल्कुल, मिहिर पाटीदार, विकास डांगी। एक बीमारी होती है मुर्गी में, वाइट कॉम्ब डिजीज। ये किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है, फंगस से होती है, किससे होती है? वाइट कॉम्ब डिजीज ये होती है फंगस से। अब प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, बताइए इसका दूसरा नाम क्या है? व्हाइट कॉम्ब डिजीज का एक नाम और है, फेवस। क्या कहते हैं इसको? फेवस कहते हैं। इसी का नाम है व्हाइट कॉम्ब डिजीज, जो मुर्गियों की, हाँ, कलंगी में जो फंगस पनप जाती है और सफेद रंग का हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर माही, ठीक है। नेक्स्ट मेरा प्रश्न रहेगा आपसे, कोलिप हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं? कोलिप हार्मोन सुना होगा आपने, कोलिप हार्मोन। कौन से हार्मोन का नाम है कोलिप हार्मोन? बताएं भाई। कोलिप हार्मोन, बिल्कुल सिंपल सी बात है, छोटी छोटी चीजें ही आपको टारगेट तक पहुंचाएगी। हाँ भाई, नवीन मलिक। न्यू क्वेश्चन, पैराथार्मोन भाई ने बताया, पैराथार्मोन बिल्कुल सही है। पैराथार्मोन को ही कोलिप का हार्मोन कहते हैं। आपको पता है थायराइड ग्रंथि के पीछे लाल पीली छोटी चार गोल ग्रंथियां होती हैं, उनको पैराथायराइड ग्लैंड्स कहते हैं, और वो पैराथार्मोन स्रावित करती हैं। पैराथार्मोन ही कोलिप हार्मोन कहते हैं। और कैल्शियम फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म से इसका आपको पता ही है, इसका रिलेशन है पूरा पूरा। मसल्स में दर्द की स्थिति को क्या कहते हैं? मसल्स में पेन, पेशी में दर्द,
मसल्स में दर्द क्या कहलाएगा? बताएं मानसी सिंह, सभी लोग बताएं जल्दी। हाँ भाई, मसल्स में पेन की स्थिति को कहते हैं माइल्जिया। माइल्जिया क्या कहते हैं? माइल्जिया। हाँ, मसल्स में पेन की स्थिति को क्या कहते हैं? माइल्जिया। अगला प्रश्न बताएंगे आप। एक आपने मेटास्टेसिस नाम सुना होगा, जो कैंसर ग्रस्त कोशिकाएं हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में फैल जाती हैं और उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस सिंपल डेफिनेशन बताइए भाई अभी। अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ोगे तो मेटास्टेसिस और भी डीप में है। मैंने इजी वे में बता दिया आपको, क्योंकि अगर आप नियोप्लाज्म पढ़ते हो, कैंसर पढ़ते हो, तो कैंसर काफी हाँ बड़ा टॉपिक है। बिल्कुल, मैलिग्नेंट टाइप का जो कैंसर होता है उसकी सेल्स ये प्रदर्शित करती है मेटास्टेसिस। अगला आप बताएं, इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर कौन सा है और कौन सा नहीं है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ये 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 बताइए इसमें आंसर क्या जाएगा? इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर, पीसीआर। अच्छा, रट रखा है। ये सभी है। ठीक है भाई, ये सभी क्या है? इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर है। यानी कि इनमें मेटिंग के बाद ही ओव्यूलेशन होगा। अगला प्रश्न बताइए, समान जीनोटाइप के जीव क्या कहलाते हैं? समान जीनोटाइप के जीव, ऐसे जीव जिनका समान जीनोटाइप है, मीन्स जैसे इस तरह के जीव हैं फिनोटाइप से कोई मतलब नहीं है। होमोलोगस कैसे कह रहे हो आप? होमोलोगस तो क्रोमोसोम्स की बात चल रही है, क्रोमोसोम्स की बात होती है। समान जीनोटाइप के जीव क्या कहलाते हैं? आइसोजेनिक जीव कहलाते हैं। आइसोजेनिक जीव कहलाते हैं। आइसो मतलब समान, जेनिक मतलब जीन्स या जनन, जेनिक शब्द आता है कई। हाँ, जहां से उत्पत्ति हुई है उसको जेनेसिस। तो आइसोजेनिक का मतलब हो गया समान जीनोटाइप के जीव। अगला बताएं आप, कौन से विटामिन को फैक्टर एक्स कहते हैं? एक्स फैक्टर, फैक्टर एक्स किसको कहते हैं? हाँ भाई, नहीं बताए? कौन से विटामिन को फैक्टर एक्स कहते हैं? अच्छा, अरे विटामिन के को बोलते हैं भाई, के को बोलते हैं। फैक्टर एक्स बोलते हैं विटामिन के को, ध्यान रखना, विटामिन के को फैक्टर एक्स कहते हैं, ई को नहीं भाई, विटामिन के को। बहुत फेमस प्रश्न है ये तो, आपके कई जगह भी है। अगला है ग्रबी गलट, का नाम सुना होगा, GRUBBY, ग्रबी गलट। गलट आपको पता है कौन सी नली होती है? इसोफेगस। हाँ भाई, तो ग्रबी गलट बताइए कौन सी मक्खी से होता है? ग्रबी गलट कौन सी मक्खी से होता है? चलिए, उस मक्खी के मैं लार्वा अवस्था की फोटो बना देता हूँ। इस तरह से कौन कौन सी मक्खी के लार्वा चिपके रहते हैं? हाँ ठीक है जतिन, एंटी हेमोरेजिक बोलते हैं विटामिन को। गोंगलाइनिमा नहीं भाई, ये होता है हाइपोडर्मा लिनिएटम। हाइपोडर्मा लिनिएटम। हाइपोडर्मा लिनिएटम जो मक्खी होती है उसके कारण क्या होता है? ग्रबी गलट कंडीशन हो जाती है। एक इसोफेगस का एक प्रश्न है, वीसेंड। वीसेंड सुना होगा? वीसेंड, वीसेंड किसको बोलते हैं? वीसेंड बोलते हैं जो ग्रासनाल होती है,
यानी इसोफेगस, इसकी जो मस्कुलर लेयर होती है जो किस में काम आती है, मीट में काम आती है। पाइप नुमा एक संरचना जो मीट के लिए काम में रहती है उसको क्या बोलते हैं, वीसेंट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ये भी इसोफेगस का ही हाँ रूप है स्लॉटर के बाद। अगला प्रश्न आप बताएंगे, ओपेरॉन मॉडल का आपने नाम सुना होगा, ओपेरॉन संकल्पना। ओपेरॉन आपने 12वीं क्लास में ओपेरॉन का काफी नाम सुना होगा। बताइए ओपेरॉन वाली जो हाँ ये धारणा किसने दी थी? लैक ओपेरॉन का और इस तरह के ओपेरॉन्स का नाम सुना होगा आपने। तो ओपेरॉन वाली संकल्पना ये जेनेटिक्स से बन सकता है, ये किसने दिया था? ये जेकब और मोनार्ड ने दिया था। जेकब और मोनार्ड ने क्या दिया था? ओपेरॉन संकल्पना दी थी। बिल्कुल। कैंसर वाली मोटी गांठों को सर्जरी द्वारा शरीर से निकालना क्या कहलाता है? जो गांठें होती हैं कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं की, कैंसर की गांठ है मान लीजिए, उसे फ्यूचरिंग चीरा लगा करके बड़ी बड़ी गांठें, जैसे आपने न्यूज़पेपर्स में भी काफी पढ़ा होगा, इतनी मोटी गांठ निकाली 5 किलो की, 8 किलो की, 10 किलो की, तो उसको क्या बोलते हैं? बड़ी गांठों को सर्जरी से निकालना। चेतन साक्या बताएं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाँ डी बल्किंग बोलते हैं उसको भाई, डी बल्किंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? डी बल्किंग, बल्क को हटाना। डी बल्किंग, मोटी कैंसर की गांठ को सर्जरी द्वारा हटाना क्या कहलाता है? डी बल्किंग। अगला एक जंपिंग जीन का नाम सुना होगा आपने, जेनेटिक्स से प्रश्न है, जंपिंग जीन। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? नवीन मलिक। हेमा राजौरिया, गुड मॉर्निंग। आप क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? ठीक है, नहीं पता। ये जंपिंग जीन्स क्या होती है? डीएनए पर ये जीन्स क्या है, अपना स्थान बदलती रहती हैं, और इन जंपिंग जीन्स को ट्रांसपोजोन भी कहते हैं। ट्रांसपोजोन, इन जंपिंग जीन्स को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजोन। ऐसी जीन जो डीएनए पर अपना स्थान बदलती रहती है उनको जंपिंग जीन्स कहती हैं। बारबारा मैक्लिंटॉक ने इनकी खोज की थी। और एक हाँ एक है, बिल्कुल सही है, मानसी सिंह। वाह, क्या बात है, इतना टफ क्वेश्चन। और ये किसने बताया? ये भाई ने भी बताया, जतिन ने भी बताया। बहुत बढ़िया। काफी टफ था। हालांकि मैं पूछना नहीं चाह रहा था आपसे कि इसके खोज करता, मैं पूछना चाह रहा था आपसे जंपिंग जीन को क्या कहते हैं। इनको ट्रांसपोजोन भी कहते हैं। फिर जब ये क्वेश्चन पुट अप हो गया कि दिमाग में चल रहा था मेरे कि आपसे मैं क्या पूछूं, लीथल जीन के खोजकर्ता पूछूं, घातक जीन। और घातक जीन या लीथल जीन के खोजकर्ता आप इजीली बता दोगे, क्योंकि उसके खोजकर्ता है क्यूनोट, है घातक जीन के। तो ऐसी जीन जिनकी उपस्थिति मात्र से सजीव की भ्रूणावस्था में संयुग्मजीय अवस्था में आने पर मृत्यु हो जाती है, उनको बोलते हैं घातक जीन। और ये जंपिंग जीन्स होती हैं। तो जीन्स का तो कोई वो नहीं है, बहुत तरह की जीन्स होती हैं। ठीक है। और पहली कृत्रिम जीन का संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद खुराना ना इन्होंने किया था, हमारे देश के ही। हाँ भाई, प्लियोट्रोपिक जीन, पॉलीजीन आपने काफी सुनी होगी। अब आपसे मैं पूछूं, जैसे पशुओं में दूध उत्पादन, पशुओं में दुग्ध उत्पादन जो है कितनी जीन्स से नियंत्रित होता है? एक जीन से, या ये बहुजीनी वंशागति है, पॉलीजेनिक है? बताइए, दो ही ऑप्शन दे रहा हूं, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस है या पॉलीजेनिक है? मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन इन एनिमल्स, हाँ पॉलीजेनिक है, बिल्कुल सही है। बहुत सारी जीन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। अगर मान लो एक आध जीन से होता है तो हम ऐसी गाय भैंस बना देते जो उसका ऐसा जीन डालते, एक ही भैंस 500 लीटर दूध देने लग जाती ऐसी ऐसी भैंस बना देते हम। तो ये क्या है, बहुत सारी जीन से कंट्रोल होता है, इस वजह से हम ये कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है ऐसे बाहरी जीनें समावेशित करके और बनाए जाते हैं ट्रांसजेनिक जीव, ट्रांसजेनिक जीव। और आपको
उन चीजों का भी पता होगा। डीएनए को काटने का काम कौन सा एंजाइम करता है? बताइए, डीएनए के खंड काटता है कौन सा एंजाइम काटता है? आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का नाम सुना है? जोड़ने का काम लाइगेज करता है। हाँ, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, इनका ध्यान रखना, लाइगेज काम करता है जोड़ने का। हाँ, तो वो बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट्स भी कई बार पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न, जो बछड़ा जन्म लेता है तब उसके मुंह में कितने दांत होते हैं? बछड़ा जन्म लेता है सामान्यतः, साक्षी गौतम बताएं, जब उसके मुंह में कितने दांत होते हैं? ये राजस्थान में पूछा गया है, अभी हाल ही में फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती में। बछड़ा जन्म लेता है तो कितने दांत होते हैं उसके मुंह में? बिल्कुल, उसके मुंह में दो दांत। और कोई जरूरी नहीं है भाई ये दांत हो ही हो, कोई कंपलसरी नहीं है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, लेकिन कॉम जनरली अगर पूछा जाए तो दो दांत होते हैं। जनरल बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, ठीक है, बताएं। अर्थवर्म आपके सिलेबस में भी है, जो ह्यूमस है या फिर केंचुए से संबंधित जो टॉपिक है आपके, तो बताइए अर्थवर्म, जो इसका जूलॉजिकल नेम बता दीजिए आप। तो केंचुआ होता है का जूलॉजिकल नेम, नारायणी जूलॉजिकल भैया। टेपवर्म हैज नो गट, बिल्कुल सही बात है, होती नहीं है। शरीर की सामान्य सतह से टेपवर्म भोजन को अवशोषित करता है, पचा पचाया भोजन उसे आंत में मिल जाता है। काई की गट, गट की क्या काम है, गट तो अपने होती है। हाँ, फेरेटिमा पोस्थुमा, अरे फेरेटिमा पोस्थुमा, फेरेटिमा पोस्थुमा है, बहुत सारी स्पीशीज है केचुए की। डॉक्टर करम नारायण बहल जो होते, केहन बहल, उनको तो काफी, हाँ, बड़ा प्राइज दिया गया था इस पर। और मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं भाई? पोर्थुमा, हाँ कुछ करके फेरेटिमा पोस्थुमा है। मध हाँ, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? कभी कभी सिंपल भी पूछ लेते हैं भाई। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर, बिल्कुल ठीक है, एपीकल्चर। देखिए, इनको कहीं से भी कोरिलेट कर देते हैं क्वेश्चंस को। तो भारत में मधुमक्खी की 4 प्रजाति है, एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका। आपको पता है जो एपिस इंडिका है वो छोटी मक्खी होती है। एक एपिस डोरसेटा होती है जो उस पर रहती है चट्टानों पर, बड़ी मधुमक्खी होती है वो। और एक सेरीकल्चर का भी आपको पता होगा, सेरीकल्चर का मतलब रेशम कीट पालन, और रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। आपको पता है शहतूत की पत्तियों को खाता है सेरीकल कल्चर। इस बॉम्बिक्स मोराई बोलते हैं इस रेशम के कीट को, बॉम्बिक्स मोराई। और शहतूत का नाम होता है मोरस अल्बा, मोरस अल्बा। इसके पेड़ पर इसकी पत्तियों को खाता है कौन? हाँ भाई। अगला प्रश्न बताएंगे आप, काजरी कहाँ है? CAZRI, काजरी और आफरी, ये दोनों राजस्थान में है। ये इंस्टीट्यूट्स राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सेंट्रल लेवल के हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि ICR वाले जब पेपर बनाते हैं तो उनके इंस्टीट्यूट्स को तो पूछ सकते हैं वो। बिल्कुल जोधपुर में है, दोनों ही जोधपुर में है, जोधपुर में। ध्यान दीजिए, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, और एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, दोनों ही कहाँ है? ये दोनों ही जोधपुर राजस्थान में है। पक्का ध्यान रखना इन चीजों का ऐसी। और जो जैसे पिग का है रानी गुवाहाटी है, इसके अलावा मिथुन का है इस मेदजी फेमा नागालैंड में, और एक याक भी तो है, याक का है कहाँ?
याक का है दिनांग दिरांग, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, तो इनका भी ध्यान रखना, कई बार शॉर्ट में भी दे देता है इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, बताइए फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर, फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर गाय में, और वो भी कैसा, सफलतापूर्वक, सफलतापूर्वक किसने किया? पूरी सुन लो। पहला भ्रूण स्थानांतरण, कृत्रिम भ्रूण स्थानांतरण, मानसी सिंह, दीपक पाटीदार, अजय शर्मा। एनडीडीबी में ठीक है, किसने किया, साइंटिस्ट का नाम बताओ। एनडीडीबी में थोड़ी भारत में नहीं पूछा, हम तो विश्व में ही पूछ रहे। तो अगर नहीं आता तो बहुत फेमस साइंटिस्ट है, एक आध बता दो भाई, एक आध बच्चा बता सकता है। अरे वो नहीं, 1939 में तो डॉक्टर माही क्या, कौन संपत कुमार की बात कर रहे हो आप? उन्होंने तो क्या किया था आपको पता है? हाँ, अरे वो एआई थी। अब देखो ऐसे कंफ्यूज होने लग गए, अभी तो कुछ हुआ नहीं गया है, अभी तो एग्जाम भी नहीं हुई। ये किया था विलेट, विलेट ने। ठीक है भाई, ध्यान रखना, विलेट ने, WILLET, विलेट, विलेट, विलेट साइंटिस्ट ने। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, बताएं भाई, अ, घोड़ा जब तेजी से भागता है, घोड़े की तेज गति से भागती हुई जो गति है, वो ध्यान रखना, वो क्या कहलाती है, गैलोपिंग। गैलोपिंग, या इस तरह से पूछता है गैलोपिंग किससे संबंधित है, मैच द फॉलोइंग करके पूछ ले, गैलोपिंग किससे संबंधित है? हॉर्स से संबंधित है, घोड़े से संबंधित। गैलप, हाँ ठीक है। अगला, ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात बता दो। ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात बताओ, रेशियो ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। बिल्कुल नवीन का ठीक है, शुभम गुजर ने गलत बताया। 600:1। देखिए 1 ml, 1 ml ब्लड में कितनी आरबीसी होती है नॉर्मली, 45 से 55 लाख, ये सुना होगा आपने। या फिर 4.5 to 5.5 मिलियंस आरबीसी होती है। और दूसरी बात आपने ये भी सुनी होगी, 1 ml ब्लड में जो ये डब्ल्यूबीसी होती है 6000 से और 11000 होती है, ये भी सुना होगा आपने। अब इनकी कमी अधिकता आपको पता है, आरबीसी की कमी ओलिगोसाइथीमिया और अधिकता पॉलीसाइथीमिया कहलाती है। इसी तरह से डब्ल्यूबीसी की कमी ल्यूकोसाइटोपिनिया और अधिकता ल्यूकोसाइटोसिस कहलाती है। और इसमें भी फिर अलग अलग तरह की जो है डब्ल्यूबीसी जो होती है, बहुत तरह की, उनकी कमी अधिकता बेसोफिलिया, बेसोपिनिया, मोनोसाइटोसिस, मोनोसाइटोपिनिया, इस तरह से सुना होगा आपने। इओसिनोफिलिया, इओसिनोपिनिया, लिम्फोसाइटोपिनिया, या फिर लिम्फोसाइटोसिस। क्वेश्चंस इस तरह से कहीं से भी बन सकता है। हाँ ठीक है, ये ध्यान रखना, 600:1 होती है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, इस तरह से जो न्यूक्लियस होता है कौन सी डब्ल्यूबीसी का होता है? घोड़े की नाल जैसा न्यूक्लियस, बताएं भाई, घोड़े की नाल जैसा, हॉर्स शू लाइक न्यूक्लियस कौन सी डब्ल्यूबीसी का होता है? बिल्कुल शुभम पूजन ने बता दिया, मोनोसाइट का होता है। ठीक है, मैं आपके सामने चित्र बनाता जाता हूं, आप इन डब्ल्यूबीसी को पहचानो। ये वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है, ये बताएं। अच्छे से नहीं दिखी भाई, नहीं नहीं, ये वाली इओसिनोफिल कह दो इसको, और ये वाली जो है ये हॉर्सू, ये मोनोसाइट कह दो, और ये वाली जो है ये बेसोफिल इसको कह दो, किडनी शेप है ना, तो इसको बेसोफिल कह दो। और इस तरह से अगर मान लीजिए कई सारे हो, 2 से और 7 के बीच, तो ये न्यूट्रोफिल्स।
तो इस तरह का डायग्राम दे करके भी आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कौन सी है। तो ये मोनोसाइट हो गई, ये एसिडोफिल्स हो गई, ये बेसोफिल्स हो गई, और ये वाली हो गई न्यूट्रोफिल्स। अगर अब मैं बनाऊं ऐसी, ये बना दी और ये इसका मैंने बना दिया न्यूक्लियस, तो ये कौन सी है? ये लास्ट वाली बताओ भाई बच्चों। अरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये लास्ट वाला बताओ। और आज, हाँ भाई, अच्छे से खाना खा के सोना शाम को, और कल सुबह, हाँ बिल्कुल लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो लार्जेस्ट होता है, और मोनोसाइट की जो सेल होती है ये सबसे बड़ी होती है। अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा फेगोसाइटिक कौन सा होता है ब्लड में, तो मोनोसाइट होता है सबसे ज्यादा। ये स्कैवेंजर का काम करती है, सफाई का काम करती है। कोई टिश्यू सेल्स का टुकड़ा मिल जाए उसको खा जाती है। बैक्टीरिया के लिए भी ये है AK-47 है। और ये वाली जो है इसका न्यूक्लियस बड़ा होता है, ये एंटीबॉडी बनाती है। आपको पता है लिम्फोसाइट कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। और दोनों का उत्पादन तो कहाँ होता है? बोन मेरो में होता है। लेकिन मैच्योरेशन के हिसाब से इनका टी और बी नाम है। टी का मैच्योरेशन थाइमस में होता है, बी का मैच्योरेशन बोन मेरो में होता है, ध्यान रखना। हाँ बाकी तो आपको पता है आरबीसी तो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है मैमल्स की। अगला बताओ, अंडे में अगर आपसे पूछ, अंडे में कैबेज, कैबेज जानते हो? CABBAG, कैबेज मतलब पत्ता गोभी। कैबेज वाटर लाइक ऑर्डर, ODOUR ऑर्डर। बताइए कौन से बैक्टीरिया के कारण अंडे में गोभी, पत्ता गोभी के पानी जैसी गंध आती है? बिल्कुल शाबाश सुमन। तो ये शुभम तो काफी इंटेलिजेंट है बच्चा। हाँ कैबेज वाटर लाइक स्यूडोमोनास बताया। स्यूडोमोनास बिल्कुल सही है भाई। हाँ ये तो बिल्कुल सही है। मिही पाटीदार, जतिन, मानसी सभी ने बता दिया। ठीक है शुभम से चालू हुआ और मिहिप पे रुक गया। अगला प्रश्न आप बताएंगे भाई। बताओ मुर्गी के कुल शरीर के भार में कितना परसेंट पंख होते हैं उसके? मुर्गी में अगर हम पंखों का परसेंटेज निकालें, वो कितना वेट का, कितना परसेंट होता है? हाँ भाई, 3 तो बहुत कम रह गया शुभम, 3 तो रह गया। हाँ 6-7%। बिल्कुल माही का सही है, 6 से 7% जो है इसके पंख वेट। मानसी ने भी अबाउट बताया, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास जो उधर मुर्गियां होंगी, आपके वहाँ कड़कनाथ है, कड़कनाथ का उत्पत्ति स्थल बताओ भाई। कड़कनाथ जो मुर्गी है इसका ओरिजिन बताओ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का? धार जिला। झाबुआ और धार जिला दोनों ही आदिवासी जिले हैं ये। और ये कड़कनाथ मुर्गी, काला ही तो खून, काला ही मांस, काले ही अंडे, काले ही पंख, काली ही चोंच। कोई बात नहीं, कड़कनाथ को काला कह दिया हमने। और अब मैं प्रश्न पूछता हूँ, इसका जो मीट है वो एक तो एफ्रोडाइसिक है। एफ्रोडाइसिक, एफ्रोडाइसिक का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाने वाला। और एफ्रोडाइसिक जब बात आ गई तो एफ्रोडाइसिक औषधियां भी आपने पढ़ी होंगी, जैसे नक्सवोमी का ये एफ्रोडाइसिक है। टोबैको या फिर निकोटीन जो एल्केलाइड होता है वो एनेफ्रोडाइसिक है, ये सुने होंगे आपने, पढ़े होंगे। एनेफ्रोडाइसिक, एफ्रोडाइसिक। हाँ लिबिडो को इंक्रीज करता है, ठीक है ठीक है। अच्छा अंडे काले नहीं होते क्या? कौन कह रहा है अंडे काले नहीं होते? हाँ भाई ठीक है, काले जैसे होते हैं आप, और कलर कोई बात नहीं। अ, हमारे क्या है इधर थोड़ा सा कम प्रचलन है, कड़कनाथ शायद देखी भी नहीं होगी। और वैसे हाँ बड़े बड़े हाई फाई पार्टीज में चलती हैं, आप लोगों के उधर होगा, देखे होंगे। और आपको थोड़ा ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए कड़कनाथ की। हाँ ठीक है चॉकलेट होते हैं कोई बात नहीं, हम नहीं खाते भाई। अगला प्रश्न रहेगा,
प्रश्न आपसे एसोसिएशन एसोसिएशन थ्योरी ऑफ लर्निंग, एसोसिएशन थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी थी? एसोसिएशन थ्योरी ऑफ लर्निंग। आएंगे भाई आएंगे। हाँ, एसोसिएशन थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी थी? अच्छा कोई बात नहीं, मैं बता ही देता हूँ आंसर, थॉर्नडिके। थॉर्नडिके ने दी थी, ध्यान रखना, थॉर्नडिके ने, कोई बात नहीं। अरे डॉक्टर माही जो लगा रखा है ना, ये लड़का है लड़की नहीं है। आप कहीं समझ जाओ कि डॉक्टर है माही जो डॉक्टर साहब को इंदौर बुला रही हैं, ऐसा नहीं है, ये लड़का है, ये बेवकूफ बनाता है। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। हाँ भाई, शुभम यादव ऑप्शन नहीं, थांडी के याद रखना। अगला प्रश्न, गंदी ऊन को गंदी ऊन को हटाना क्या कहलाता है? भेड़ के शरीर से गंदी ऊन को हटाना क्या कहलाता है? बताएं भाई। हाँ, डबिंग, डबिंग कहलाता है। हाँ सॉरी, डैगिंग। डैगिंग, डैगिंग, DAGGING। ठीक है, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, वैसे बात करते हैं अपन।